नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। देश को मिलेगा नया टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व को मिली एनटीसीए की मंजूरी। माधव नेशनल पार्क बनेगा टाइगर रिजर्व। डोनाल्ड ट्रंप ने दी ब्रिक्स देशों को धमकी। 100% टैरिफ लगाने की कही बात। डॉलर को रिप्लेस करने से है नाराजगी। और किसानों का विरोध प्रदर्शन फिर शुरू। एमएसपी को विधिक तौर पर लागू करने की मांग। किसानों के लिए पेंशन भी है मुद्दा। आइए शुरू करें। देश को एक नया टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। दरअसल एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के नवे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी है। अभी राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना आना बाकी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के मुताबिक राज्य सरकार ही एनटीसीए की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार को रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को भी 8वें टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई करना है, जबकि एनटीसीए की तरफ से इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर बहुत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। दावा है कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के नजदीक माइनिंग के चलते इसे टाइगर रिजर्व बनने से रोका जा रहा है। देखिए, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए यह फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व अधिसूचित किए गए थे। इनमें बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंबोर, सिमलीपाल और सुंदरबन शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(L) के तहत एनटीसीए का गठन किया गया है। इस तरह एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक संस्था है। आपको बता दें, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में है। 1958 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यह पार्क झील, घास के मैदान और वन इकोसिस्टम के साथ बहुत ही यूनिक है। इस पार्क के दक्षिणी हिस्से में सांख्य सागर और माधव सागर 2 झीलें मौजूद हैं, जो जलीय जैव विविधता और स्थलीय प्रजातियों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। सांख्य सागर को 2022 से रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। मड़िखेड़ा डैम पार्क के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 484 मीटर ऊंचाई पर एक शानदार जॉर्ज कैसल महल बनवाया गया है। इसे बनवाने की एक कहानी है। 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान ग्वालियर की रॉयल फैमिली के जीवाजीराव सिंधिया ने उनके ठहरने के लिए अपने इस शिकारगाह में महल बनवाया था। हालांकि राजा ने जॉर्ज पंचम के वहां पहुंचने से पहले ही बाघ को गोली मार दी थी और इसके बाद वो जॉर्ज कैसल में नहीं रुके थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय धुबरी, वीरांगना दुर्गावती, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि एक बार फिर यूएसए की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है और जनवरी 2025 में ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर काबिज भी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। अब हाल ही में उनका बयान ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने को लेकर आया है। दरअसल दुनिया में स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नाम से एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। यूएसए ही इसका कर्ता धर्ता है। 2012 में यूएसए ने इस सिस्टम से ईरान को और 2022 में रूस को बाहर कर दिया था। वैश्विक स्तर पर भी यूएसए डॉलर का डोमिनेंस जगजाहिर है। कई सारे प्रयासों के बावजूद रिजर्व करेंसी में यूएसए डॉलर का मुकाबला अभी तक कोई करेंसी नहीं कर पाई है। इन सब के चलते दुनिया भर के देश अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर और यूएसए के नेतृत्व वाले स्विफ्ट से कम करना चाहते थे। आपको बता दें, स्विफ्ट बेल्जियम में स्थित एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित मैसेजिंग सर्विस मुहैया कराती है। इसका मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच लेन देन के मैसेज भेजना है जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। यह संस्था सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि मिडिलमैन की भूमिका में ट्रांजैक्शन की सूचनाओं को वेरीफाई करती है। स्विफ्ट प्रत्येक देश यानी सदस्य देश को एक विशिष्ट आईडी कोड BIC नंबर प्रदान करने का काम करता है। स्विफ्ट को सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका दोस्त एलॉन मस्क यूएसए में रहता है और आप उसे पार्टी करने के लिए पैसे भेजना चाहते हैं,
लेकिन आपका और इलॉन का बैंक अलग अलग है। दोनों बैंक्स का आपस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। ऐसे में स्विफ्ट की भूमिका एक डाकिये जैसी होती है। डाकिया क्या करता है? जब आप कोई चिट्ठी या कुरियर भेजते हैं तो वो पक्का करता है कि आपकी चिट्ठी सही पते पर सुरक्षित और तेजी से पहुंचे। उसी तरह स्विफ्ट आपके बैंक और इलॉन के बैंक के बीच एक सुरक्षित संदेश प्रणाली का काम करता है। जब आप पैसे भेजने का अनुरोध करते हैं तो आपका बैंक स्विफ्ट के जरिए एक मैसेज इलॉन के बैंक को भेजता है, जिसमें बताया जाता है पैसे भेजने वाले का नाम, पैसे प्राप्त करने वाले का नाम और खाता विवरण और कितनी राशि भेजनी है। स्विफ्ट इस मैसेज को वेरीफाई करता है, यानी यह तय करता है कि जानकारी सही है और दोनों बैंकों के बीच लेन देन का प्रोसेस आसानी से हो जाए। यहां गौर करने वाली बात है कि वो खुद पैसे नहीं भेजता, सिर्फ संदेश और जानकारी का आदान प्रदान करता है। 2024 का ब्रिक्स का जो सालाना सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ था, इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने डॉलर की जगह एक नई करेंसी की बात भी कही थी। यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध आरोपित किए थे। इसके बाद भारत ने रूस के साथ इंटरनेशनल ट्रेड अपनी करेंसीज में करने का समझौता किया था, लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि भारत अपने व्यापारिक हितों के लिए काम कर रहा है। भारत की आर्थिक नीति में कहीं भी यूएसए डॉलर को अवॉइड करने की नीति शामिल नहीं है। आप हिंदी माध्यम से आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? स्टडी IQ IAS हिंदी P2I बैच के लिए लेकर आया है सुपर सक्सेस सेल, जिसका लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे इस बैच से। देखिए, P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSAT क्लासेस आदि तो मिलती ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। तो बिना देर किए 25 नवंबर से मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहे बैच से जुड़ जाइए। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 2 दिसंबर को असम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। असम को भारत में 2 दिसंबर 1950 को राज्य के तौर पर मान्यता दी गई थी। असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। ये उत्तर पूर्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य में भारत के 6 भू आकृतिक विभाजनों में से 3 मौजूद हैं। नॉर्दर्न हिमालय के तौर पर ईस्टर्न हिल्स, उत्तरी मैदान के तौर पर ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्कन पठार के तौर पर कार्बी एंगलोंग मौजूद है। असम अपनी सीमा भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय से साझा करता है। असम कई कारणों से प्रसिद्ध है, जैसे असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। 2024 में असम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है। असम के 700 साल पुराने मोईदाम्स को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या अब 43 हो गई और ये पहली सांस्कृतिक साइट है जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से की लिस्ट में दर्ज की गई है। मोईदाम्स अहोम राजघराने के कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर अहोम शासकों को दफनाया जाता था। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए प्रसिद्ध है। किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दरअसल किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर मार्च करने का फैसला किया है और ये मार्च 2 दिसंबर को नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से शुरू हुआ और दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। देखिए, किसानों का विरोध प्रदर्शन उनके पिछले प्रदर्शन और मांगों से ही जुड़ा हुआ है। किसानों की मांगे इस तरह हैं। एक तो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी रूप से गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। ये एक लंबे समय से चली आ रही मांग है कि MSP को एक कानून बनाकर विधिक तौर पर लागू किया जाए। MSP क्या है? MSP वो न्यूनतम मूल्य है जो सरकार तय करती है ताकि किसानों को फसल के नुकसान से बचाया जा सके। दूसरी मांग है कर्ज माफी। किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की जा रही है जिससे उनके आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा बुजुर्ग किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करने की भी मांग की जा रही है। साथ ही 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो भी केसेस दर्ज हुए थे उन केसेस को हटाने की भी मांग है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और उनके परिवारों को न्याय और मुआवजे की मांग है। किसानों को उनकी जमीन के उचित मुआवजे के लिए 2013 का कानून वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाए, ये भी मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है और सरकार के साथ उनकी बातचीत बंद हो चुकी है।
फरवरी 2023 में सरकार ने कुछ फसलों को 5 साल तक एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन तब किसानों ने इसे ठुकरा दिया था क्योंकि वे स्थायी समाधान चाहते थे। इसके अलावा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी विरोध कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसान अपने हक और जमीन पर कंपनीज का नियंत्रण मानते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्रेन रोट। इसके लिए हिंदी शब्द है मानसिक सड़न। हाल के दिनों में जेन जी द्वारा यूज किए जा रहे वर्ड्स को इंटरनेशनल डिक्शनरी में खूब जगह मिल रही है। अब ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए, भले ही ये शब्द जेन जी के लिए जरिए अब जाकर पॉपुलर हुआ हो, लेकिन इसका ओरिजिन बहुत पुराना है। इस शब्द का इस्तेमाल हेनरी डेविड थोरो ने अपनी बुक वार्डन में किया था। उनका कहना था कि समाज जब किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया की आलोचना करता है तो इससे समाज के मानसिक और बौद्धिक क्षमता में गिरावट आती है। आपने महसूस किया होगा कि हमारे आसपास और इतिहास के कई लोगों को सिर्फ इसलिए नकार दिया गया क्योंकि उनके विचारों को उनके आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे। हाल के दिनों में ये उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया या अन्य एंटरटेनमेंट सामग्री में समय बिताने के कारण मानसिक क्षमता, ध्यान और सोचने की शक्ति में कमी महसूस करता है। इसे आमतौर पर डिजिटल या मानसिक थकान के रूप में भी देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर मौजूद लो क्वालिटी कंटेंट को लंबे समय तक देखने से ब्रेन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। UNCCD यानी यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का 16वां कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रियाद, सऊदी अरब में शुरू हुआ है। यह पहला मौका है जब इसका आयोजन पश्चिम एशिया में किया जा रहा है। इस कॉप में भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। इस मंच से भारत अपना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट AGWP पेश करेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर पश्चिमी भारत में 1.15 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फिर से ग्रीन बनाने के लिए वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत के लगभग 4 राज्य शामिल हैं, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के नाम आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है, जिसे महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय आगामी कुंभ मेला के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। आगामी महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होगा। ये मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जो कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। केंद्र सरकार ने गुजरात के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट घरचोला को GI टैग में शामिल किया है। यहाँ घरचोला का अर्थ होता है घर पर पहना जाने वाला कपड़ा, लेकिन यहाँ घर से मतलब दुल्हन के नए घर से है और चोला का संबंध उस विशेष कपड़े से है जिसे पहनकर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। ये पारंपरिक साड़ी शादियों में दुल्हन की एक विशिष्ट पहचान बनाती है और इसे गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। आपको बता दें, अभी तक गुजरात के 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, जिनमें से 23 उत्पाद हैंडीक्राफ्ट से ही संबंधित है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2024 की शुरुआत मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई। यह अभ्यास 2 से 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसका मकसद भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है, ताकि सेना द्वारा चलाए जाने वाले अलग अलग अभियानों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। इस साल के अभ्यास की थीम है 2 देश एक मिशन, वैश्विक शांति सुनिश्चित करना। आपको बता दें कि पिछले वर्ष ये अभ्यास भारत के मेघालय स्थित उमरॉय कैंटोनमेंट में आयोजित किया गया था। 14वां AOMSUC यानी एशिया ओशिनिया मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस 4 से 6 दिसंबर के बीच भारत में होने वाला है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में सैटेलाइट डेटा के मौसम और जलवायु से जुड़े उपयोगों पर प्रेजेंटेशन, चर्चाएं और वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी, ताकि सैटेलाइट उत्पादों के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इसका पहला सम्मेलन 2010 में बीजिंग, चीन में किया गया था। इसके बाद यह कार्यक्रम हर साल एशिया ओशिनिया में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता रहा है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। यह जिला उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना या फिर बांदीपुर? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं।
पहला प्रश्न था, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है? अजय बांगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, डेल्मा रोसेफ या फिर मसातो कांडा? सही जवाब है विकल्प डी यानी मसातो कांडा। अगला प्रश्न था, अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत सिंगापुर, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत थाईलैंड? सही जवाब है भारत सिंगापुर यानी विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में देना है। नमस्कार।